top of the mountain. Yeah, we've heard. सबसे पहली जरूरत इंसान की रोटी, कपड़ा और मकान होती है। रोटी जो वो अपने व्यवस्था करता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, जिसकी व्यवस्था इंसान भी करता है और जानवर भी करता है। कपड़े की जरूरत हम इंसानों को ज्यादा होती है। हम इंसान कपड़े के बिना नहीं रह सकते, दैट इज आवर सोशल ऑब्लिगेशन। एंड जो सब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इन तीनों में, दैट इज रियल एस्टेट, दैट इज छत। हमारे घर, हमारे सर के ऊपर हमें छत चाहिए, जिसकी नीड हमें सबको होती है। हम अल्टीमेटली काम हमारी नीड्स के लिए करते हैं, हमारे छत के लिए करते हैं। रोटी और कपड़ा आज के समय में आप सभी लोग एग्री करेंगे, हमारे लिए कमाना बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें इतनी सुविधा मुहैया कराई है कि रोटी और कपड़े की हम व्यवस्था खुद से कर, गवर्नमेंट भी कर देती है और हम खुद से भी कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर अगर आप जितने भी लोग यहाँ पर इस वेबिनार में हैं, you all are good and well-being for you working good for your you already have your roti and kapda। एंड मकान के लिए हम वर्क करते हैं। मकान के लिए हर इंसान सपना देखता है कि उसको अपना मकान खरीदना है, उसे एक छत, उसके घर के ऊपर, उसके सर के ऊपर एक छत चाहिए। तो गाइस, रियल एस्टेट इज द बिजनेस विच इज हियर टू स्टे फॉर लाइफ टाइम। ये बिजनेस ऐसा है जो आपको रोड से करोड़पति बना सकता है। आई हैव डन दैट माई सेल्फ जस्ट इन 10 years। 10 साल में मैंने, आई वॉज इन टू माई जॉब, मैं एक जर्नलिस्ट हुआ करता था। मेरी नौकरी हुआ करती थी, 5,000 6,000 रुपये महीना मुझे सैलरी मिलती थी। एंड तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में आऊँगा। एंड रियल एस्टेट बिजनेस में आकर मैं अपना फॉर्चून बनाऊंगा एंड आई विल बी अ मिलियनेयर। तो दिस बिजनेस हैज गिवन मी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतने कम समय में कोई भी और बिजनेस आपको इन बुलंदियों पे नहीं ला सकता। आपको रियल एस्टेट में मैंने जो देखा है, आपको मनी के साथ पावर भी मिलती है, नेम एंड फेम भी मिलता है। तो रियल एस्टेट इज अ बिजनेस which provides you satisfaction mentally also, physically also and financially also। आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी कंट्री में हैं, रियल एस्टेट हमेशा आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। when you own a real estate, when you own your own house, when you own your own investments into real estate, वो आपको एक पावर देता है, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। जब हमारे पास हमारा खुद की छत होती है, जब हम किराए से नहीं रहते, हम खुद की छत लेते हैं, तब हमारे पास में हम बोल सकते हैं कि वी हैव एन असेट। हमारी हमारी जो असेट की काउंटिंग है, जो हम लोग हमारी असेट को गिन सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वो बैंक बैलेंस नहीं हो सकता, वो रियल एस्टेट हो सकता है। सो व्हाट इज रियल एस्टेट? रियल एस्टेट इज समथिंग विच यू कैन टच, विच यू कैन सी फ्रॉम योर आईज, विच यू कैन फील from your ears, from your eyes, from your senses, and you can live into it, you can stand on it, you can enjoy the benefits of real estate। रियल एस्टेट में क्या क्या चीजें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में। जैसे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी रियल एस्टेट के अंदर, आज से जब मैं स्कूल डेज में था, तभी से मुझे लिखने का बहुत शौक था। मैं आर्टिकल्स लिखता था, मैं अलग अलग पोएम्स लिखता था। सो आई जॉइंड दैनिक भास्कर ग्रुप एज अ जर्नलिस्ट, एज अ जूनियर जर्नलिस्ट। मैं उनके लिए पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स लिखता था। मैं धीरे धीरे मैंने उनके लिए स्टोरीज कवर करना शुरू करी, मैं इवेंट्स कवर करता था। मैंने 2-3 साल तक एज अ जर्नलिस्ट दैनिक भास्कर में काम किया। देन आई गॉट इनटू वीडियो जर्नलिस्ट, जो आप टीवी देखते हैं, जो न्यूज चैनल्स देखते हैं, मैंने उन न्यूज चैनल्स के लिए काम किया। न्यूज चैनल्स के बाद एक और मीडिया का बचा था, विच वॉज रेडियो। एंड 2006 में रेडियो वॉज इन ऑन इट्स बूम, जब थर्ड फेज रेडियो का आया था, तब मैंने रेडियो ज्वाइन किया एज एन आरजे, एज अ रेडियो जॉकी। मैं बॉम्बे में काम करता था एंड बॉम्बे से आई मूव्ड बैक टू माय
ओन सिटी विच इज इंदौर। मैंने इंदौर में 2009-2010 तक मैंने एज अ रेडियो जॉकी काम किया। वो एक समय था मेरी लाइफ में जब मुझे लगता था कि मैं कब तक जॉब करूंगा। मैं एज अ रेडियो जॉकी मैं कमाता था 15 से 20 हज़ार रुपये महीना। मैं शायद आज की तरह में अगर आज भी रेडियो में होता, मीडिया में होता, तो शायद 50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये, लाख रुपए महीना भी कमा लेता। बट क्या मैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता? मैंने अपने से खुद से ये सवाल किया कि 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, मैं क्या चाहता हूँ खुद की लाइफ के साथ में? क्या मैं लाख रुपए महीने का इंसान हूँ, या मैं लाख रुपए महीने का इंसान बना रहना चाहता हूँ, या मुझे कुछ बड़ा सपना देखना चाहिए, या मुझे खुद के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए? एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई टुक अ वेरी हार्श डिसीजन of leaving that job, which gave me name, fame, stardom. रेडियो में जब मैं काम करता था, आई हैड ह्यूज फैन फॉलोइंग। ये बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए, एक अच्छी जॉब छोड़ना, जो उस एज में, टुडे आई एम 32, मैं आपसे 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 22-23 साल का हुआ करता था तब। एंड उस एज में मैंने वो जॉब छोड़ी थी जो अच्छे अच्छे लोग ड्रीम करते हैं कि वो उस जॉब में हो। सो गाइस, दैट वाज अ टफ डिसीजन फॉर मी, लेकिन वो डिसीजन मैंने लिया अपनी लाइफ के लिए। एंड मैं चाहता हूं कि अगर आप भी उसी तरह की किसी स्टेज पर हैं लाइफ की, सो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें। आप खुद से पूछें कि नेक्स्ट 5 years में, नेक्स्ट 10 years में आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप क्या कमाना चाहते हैं, आपकी लाइफस्टाइल क्या होगी। मैंने जब ये सब सवाल खुद से किए थे, तब मैंने सोचा था कि मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, बैंक बैलेंस हो, मेरे पास पावर हो, क्योंकि आज के ज़माने में पावर खुद की होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें जब मैंने ढूंढना शुरू किया कि कौन से बिजनेस में मुझे ये सारी चीज़ें मिल सकती है, तो इन सब के ऊपर टॉप पे आया रियल एस्टेट। डोनाल्ड ट्रंप, हम सब जानते हैं, यूएस प्रेसिडेंट। अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे या अगर आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता पड़ेगा he is the man who just became that Donald Trump because of real estate. इंडिया में आप अगर देखेंगे, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, दे हैव बिकम व्हाट दे आर बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट। आपकी असेट काउंट होती है, आपकी वैल्यूएशन या वर्थ काउंट होती है आपकी रियल एस्टेट से। आपकी रियल एस्टेट, आप कितना रियल एस्टेट ओन करते हैं। आपका बैंक बैलेंस कोई नहीं पूछता, लेकिन आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है ये जरूर लोग पूछते हैं। या यू फ्लॉन्ट योर प्रॉपर्टी ऑफ योर फैमिली। और सो गाइस, रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत जल्दी बहुत पैसा दिला सकता है, और जिसके लिए आपको कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं चाहिए रियल एस्टेट में काम करने के लिए। आपको कोई स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है रियल एस्टेट में काम करने के लिए। आपको कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है रियल एस्टेट में काम करने के लिए। इनफैक्ट मैं ये तक कहूंगा कि आपको कोई एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस पर्सन होने की जरूरत नहीं है रियल एस्टेट में आने के लिए। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप ये सोचते हैं कि आप रियल एस्टेट में काम कैसे करेंगे, आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपके पास में कोई एजुकेशन नहीं है फॉर्मल, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप इंजीनियर नहीं बन सकते अगर आपके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं है। आप मोस्ट ऑफ द बिजनेस में नहीं जा सकते हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में नहीं जा सकते हैं अगर आपके पास में उसकी नॉलेज नहीं है तो, या कोई टेक्निकल एजुकेशन आपने उसके लिए नहीं लिया। बट रियल एस्टेट, आई कैन अश्योर यू एंड आई कैन प्रॉमिस यू, इफ यू होल्ड माई हैंड, आई विल टेक यू थ्रू दिस जर्नी। जिस जर्नी से मैं 10 साल में जीरो से, बिलीव मी गाइस, जीरो से मैं आज करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ। आई हैव टर्नओवर्स मोर देन 200 करोड़ सिर्फ 10 साल में गई। एंड बिलीव मी, मैं आई एम 32 नाउ। जब मैंने रियल एस्टेट शुरू किया था, आई वॉज 22-23, तब उस उम्र का बच्चा रियल एस्टेट में आया,
रियल स्टेट में आप इंदौर में, आप अगर किसी को जानते हो, यू टॉक अबाउट आवर कंपनी एंड दे विल टेल यू दैट व्हाट इज एनएम ग्रुप इन इंदौर, व्हाट आर आवर प्रोजेक्ट्स इन इंदौर, हाउ आर वी वर्किंग इन इंदौर. सो इस एज में, सो क्रेडाई इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट बिल्डर्स अक्रॉस इंडिया, जिसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट कन्वीनर रहा हूँ. मैं नरेडको इज नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका मैं मध्य प्रदेश चैप्टर का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ. इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन है निरंजन हीरानंदानी. इसके प्रेसिडेंट है डीएलएफ. डीएलएफ नाम आपने सभी ने सुना होगा. डीएलएफ के जो ओनर है राजीव तलवार, सीईओ है. ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ नरेडको एंड आई एम द, इन दिस एज आई एम द यंगेस्ट बिल्डर इन इंदौर एंड आई एम फर्स्ट जनरेशन बिल्डर. लोग शायद आपको ये बताएंगे या कहेंगे कि रियल एस्टेट इज अ बिजनेस जो कि सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन ही कर सकती है, या आप अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर कर सकते हैं. अगर आपके फादर का रियल एस्टेट बिजनेस है तभी आप रियल एस्टेट में आ सकते हैं. दिस इज अ मिथ गाइस, ब्रेक दिस मिथ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आई एम दी वन हु इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, हु इज अ फर्स्ट जनरेशन रियल एस्टेट बिजनेस ओनर. तो आपको कोई बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई पैसे वाला होने की जरूरत नहीं है रियल एस्टेट बिजनेस में आने के लिए. तो अगर आपके दिमाग में ये मिथ्स हैं, दीज आर द टॉप 3 मिथ्स जो लोगों के दिमाग में होते हैं. रियल एस्टेट बिजनेस में एंट्री करने के पहले उनको डर लगता है कि उनके पास ये सब नहीं है. तो गाइस, अगर ये सब नहीं है तो ये आपके लिए एडवांटेज है, बिकॉज आपको पता है यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज नथिंग. आई वाज जीरो व्हेन आई स्टार्टेड. I was never good at my studies. I was never good at my academics. I used to fail. I got fail in 12th class. 12th CBSE की क्लास में मैं फेल हो गया था. So guys, कोई एजुकेशन होने की जरूरत नहीं है. सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. So now रियल एस्टेट के बारे में मैंने आपको बताया कि आप क्या बैकग्राउंड आपका होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका आंसर है कि आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है रियल एस्टेट ज्वाइन करने के लिए. अब रियल एस्टेट में जो एंट्री कैसे ली जाए, भाई कहाँ से हम शुरू करें रियल. निखिल जी, आपका माइक म्यूट हो गया आई थिंक. ओके, नाउ कैन यू हियर मी? या सो रियल एस्टेट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं एंट्री करने के लिए. जैसे आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, जिसको हम ब्रोकर भी बोलते हैं. ब्रोकर वो होता है जो कि अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर अननोन लोगों को रियल एस्टेट कंसल्टिंग करता है, उसको रियल एस्टेट दिलाने में मदद करता है, एंड यू गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ योर ब्रोकरेज और कंसल्टेंट फीस. ये सबसे इजी तरीका है रियल एस्टेट में एंट्री करने के लिए. ज्यादातर लोग जो कि फर्स्ट जनरेशन रियल एस्टेट ओनर्स होते हैं या रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं, वो यही रास्ता अपनाते हैं. इसके बारे में हम और आगे चर्चा करेंगे. सेकंड ऑप्शन है बीइंग एन इन्वेस्टर. इफ यू हैव मनी, if your family has money, your friends have money and they trust on you. Excuse me, the sound is not clear. Sorry, voice is not clear. no, it's clear actually. You might have an internet problem. The person for whom the sound wasn't clear. It is clear. Yeah. Yeah. So where were we? Yeah, builder. So investor. So investor आप बन सकते हैं अगर आपके पास पैसा है. बहुत ज्यादा पैसा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं एंड अगर आप उनके साथ मिलकर, इफ यू हैव को फाउंडर्स, इफ यू हैव फ्रेंड्स, आप उनके साथ मिलकर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड आप उस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू ट्रेडिंग. यू हैव एन ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग इनटू रियल एस्टेट, जिसमें आप फ्लैट, प्लॉट, कोई भी रियल एस्टेट आप खरीदते हैं और उसको बेचते हैं. एंड द थर्ड ऑप्शन, which is the most fascinating and most reward giving option, is being a builder, जो मैं खुद हूँ, जो मैं खुद बना हूँ builder. So what is a builder? So builder is a person who fulfill your dreams, make a house for you. He gives you the purpose to live. आपका एक घर आपको बनाकर देता है एक बिल्डर, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी होता है और सबसे ज्यादा टफ भी वही होता है.
सो दीज आर 3 मेजर लाइंस जिसके अंदर आप जा सकते हैं। आज हम तीनों के ही बारे में बात करेंगे बहुत शॉर्ट में कि हम किस तरह से इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट एज अ कंसल्टेंट, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास में कोई नॉलेज नहीं है रियल एस्टेट के बारे में, सो आई वुड सजेस्ट दैट स्टार्ट बीइंग अ कंसल्टेंट। सबसे पहला स्टेप होगा कंसल्टेंट बनने का कि गेट अ बेसिक नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट। नाउ व्हाट इज बेसिक नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट? द टर्म्स मोस्टली यूज्ड इन रियल एस्टेट बिजनेस। आप किसी भी रियल एस्टेट ओनर से बात करेंगे या कंसल्टेंट से बात करेंगे, जब आप किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स आपके सामने आते हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट कितना बड़ा होता है, एक स्क्वायर मीटर कितना बड़ा होता है, व्हाट इज अ स्क्वायर मीटर। इनकी जानकारी के साथ में आपको फिजिकल स्टेटस भी इसका पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक ऑफिस के अंदर जाते हैं तो आपको उसका स्क्वायर फीट नापना है बिना टेप के, तो आप कैसे नापेंगे? सो व्हाट वी डू इज वी काउंट द टाइल्स ऑन द फ्लोर। एंड हाउ कैन वी डू दैट? बिकॉज वी नो कि एक टाइल को हम देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि ये कितने बाय कितने की टाइल्स है, क्या उसका साइज है। फॉर एग्जाम्पल 2x2, 2x2 अगर एक टाइल होती है तो हम उसके हिसाब से पर फीट का अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ऑफिस या ये फ्लैट कितना बड़ा होगा। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू गेट दिस एक्सपीरियंस एंड ये टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट है। एक बीघा कितना होता है, एक एकड़ कितना होता है। अगर आप राजस्थान में तो वहाँ कुंठा चलता है, या अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग लैंग्वेज से जाना जाता है, अलग अलग तरह से इसमें ट्रेड होता है। वो कितना होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ में आपको नॉलेज होना जरूरी है कि एक सेल डीड क्या होती है, लीगैलिटी क्या होती है एक प्रोजेक्ट की या एक प्रॉपर्टी की। एक आप किसी भी प्रॉपर्टी की, आपके घर की खुद का फ्लैट होगा, आप अपने फादर से पूछिएगा कि फादर पापा मुझे रजिस्ट्री दिखाइए हमारे फ्लैट की या हमारे घर की, वो आपको रजिस्ट्री दिखाएंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उससे बहुत कुछ नॉलेज आएगी। एक रजिस्ट्री में क्या क्या लीगल पॉइंट्स मेंशन होते हैं, एक हमें रजिस्ट्री में क्या क्या लीगल पॉइंट्स होना चाहिए, किस तरह से एक रजिस्ट्री होती है, किस तरह से स्टैंप ड्यूटीज होती हैं, स्टैंप ड्यूटी क्या होती है। हमारे और आगे के सेशंस में हम आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे कि रियल एस्टेट में अगर आप घुसना चाहते हैं, रियल एस्टेट में अगर आप एज अ कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, तो बहुत बेसिक नॉलेज किन किन चीजों की आपको होना चाहिए। एक बार आपको ये सब चीजें पता होती हैं, ये टर्म्स पता होते हैं कि स्क्वायर फीट क्या है, एक ऑफिस का साइज क्या होता है, किस तरह से ऑफिस प्लान होता है या घर प्लान होता है, एक बेडरूम किस तरह से प्लान होता है, फ्लोर प्लान्स क्या होते हैं, ये सब बहुत बेसिक नॉलेज है। इनके बारे में आपको एक बार जानकारी हो जाती है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना होगा। you have to introduce yourself as a real estate consultant। आप एक सेल्फ मेड रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकते हैं। आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई अफिलिएशन की जरूरत नहीं है एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनने के लिए। आप अपने आप को सेल्फ मेड एंड सेल्फ डिक्लेयर्ड कंसल्टेंट बना सकते हैं। और उसके लिए बहुत इजी तरीका है। एक आप अपने आप अपना एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं जिसमें आप डिटेल डाल सकते हैं कि आप किस किस तरह की प्रॉपर्टीज में डील करते हैं या आप डील करना चाहते हैं। एंड दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल तरीका, मैं आपको उसके बारे में और आगे बताऊंगा। मैं अभी आपको बता रहा था कंसल्टेंट अगर आप बनते हैं उसके अंदर अब आप क्या क्या फील्ड्स चूज कर सकते हैं। कंसल्टेंट बनने में बहुत सारी चीजें होती है रियल एस्टेट के अंदर, जिस पर्टिकुलर नीश में आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू स्टार्ट योर वर्क आप रेंटल्स में जा सकते हैं। रेंटल्स क्या होता है? आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली या अननोन लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पर दिलवाना या उनकी प्रॉपर्टी रेंट पर किसी और को दिलवाना। दिस इज वेरी वेरी इजी। आपको सिर्फ पता करना है कि कहां पर कौन से फ्रेंड या फैमिली में किसी के पास प्रॉपर्टी है या वो रेंटल प्रॉपर्टी चाहते हैं। आपको प्रॉपर्टी देखनी है तो आप उस प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं। अगर आपने उनकी प्रॉपर्टी रेंट पर लगवा दी या फिर प्रॉपर्टी आपने रेंट पर ले ली। सर इसमें परसेंटेज क्या रहेगा ब्रोकरेज का रेंटल प्रॉपर्टीज में? प्रखर, इट डिपेंड्स अगेन
ऑन सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट। मध्य प्रदेश में मोस्टली जहां हम रहते हैं वहां पर 2 मंथ्स की ब्रोकरेज होती है, 1 मंथ की ब्रोकरेज देता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है, एंड 1 मंथ की ब्रोकरेज देता है जो कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेता है। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, कोई ऑफिस किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को 50,000 रुपए में अगर आपने दिलवाया तो आपको उसकी 1 लाख रुपए आपको उसका रेंटल मिल सकता है अगर वो प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म लीज पर आपने दी है। इसमें भी बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 9 साल के लिए दी है तो उसमें आपको 2 महीने की ब्रोकरेज मिल सकती है, 3 महीने की ब्रोकरेज भी मिलती है। बट अगर कोई प्रॉपर्टी आपने, कोई फ्लैट है, किसी का रेसिडेंशियल फ्लैट है, वो 1 साल के लिए अगर आपने रेंटल चढ़ाया है तो उसकी 15 डेज की आपको रेंटल मिलती है। मतलब 15 डेज की रेंटल आपको देता है प्रॉपर्टी ओनर और 15 डेज की रेंटल आपको देता है जो रेंटल प्रॉपर्टी लेता है। तो जनरली वो 1 महीने की आपको रेंटल मिल जाती है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील बेसिस, एंड वो प्रॉपर्टी ओनर से और रेंटल जो प्रॉपर्टी चाहता है उनसे आप पहले ही डिस्कस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने महीने में 1 डील भी क्रैक करी और अगर आपने एक प्रॉपर्टी 50,000 रुपए की किसी को रेंटल दिलाई तो आपको 50,000 रुपए महीना, 50,000 रुपए उस प्रॉपर्टी के लिए आपको ब्रोकरेज मिल सकती है। सर उसके लिए हम लोग ओनर से एग्रीमेंट भी कर सकते हैं? व्हाई नॉट, एग्रीमेंट भी हो सकता है। जनरली ओनर एग्रीमेंट करते हैं, बट आप यू कैन एक फॉर्म फिल करा सकते हैं उनसे। जनरली हमारे यहाँ एक फॉर्म हम फिल कराते हैं विच इज श्योरिटी कि भाई हम आपको प्रॉपर्टी दिलवाने वाले हैं, इसकी हम ब्रोकरेज इतनी इतनी चार्ज करेंगे और आप इतने टाइम में हमको ये ब्रोकरेज देंगे। तो एग्रीमेंट करने के बेसिस पे ज्यादा बेटर है कि आप उनसे एक फॉर्म भरवाएं। उसके बारे में वही बता रहा हूँ कि ये सब डिटेल हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे अगले सेशंस में, लेकिन आज हम बहुत बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं रियल एस्टेट के बारे में। सो एक आपका नीश हो गया रेंटल्स, दूसरा नीश होता है रीसेल। सो यू कैन रीसेल द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल। आपने कोई फ्लैट देखा, आपने कोई बंगला देखा, आपने कोई लैंड देखा, कोई प्लॉट देखा, कोई ऑफिस देखा, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड देखा, कोई भी प्रॉपर्टी को आप किसी भी और इन्वेस्टर को दिलवा सकते हैं, जिसकी ब्रोकरेज अगेन मोस्टली थंब रूल के हिसाब से 2% या 3% होती है। अगर आप ऑफिस बेचते हैं मध्य प्रदेश में उसकी ब्रोकरेज 3% होती है। अगर आप बड़ा लैंड पार्सल बेचते हैं जो कि जिसकी वैल्यू करोड़ में होती है तो उसकी ब्रोकरेज आपको 2% मिलती है। सो रीसेल इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसकी डील क्रैक कम होती है, बट उसकी जब डील क्रैक होती है तो उसका अमाउंट तो बहुत बड़ा होता है। रेंटल्स बहुत जल्दी जाते हैं, रेंटल से शुरू करना बहुत इजी होता है। रेंटल की डिमांड बहुत ज्यादा होती है एंड सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसकी ब्रोकरेज कम होती है, लेकिन क्योंकि डील बहुत फास्ट होती है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो स्टार्ट विथ रेंटल्स, देन रीसेल होता है। देन अगर आप थोड़ा और एक्सपीरियंस होते हैं इस इंडस्ट्री में, यू हैव योर कस्टमर बेस, जब आप काम कर रहे होते हैं रियल एस्टेट में, आप ब्रोकर कुछ 2-3-4 साल आपको हो जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आपने बेच दी होती हैं, तो आपके पास एक कस्टमर बेस होता है, आपके पास एक डेटा होता है किन लोगों को प्रॉपर्टी खरीदना है, किस तरह की प्रॉपर्टी उनको चाहिए। तब आप न्यू प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। यू कैन टाई अप विद द बिल्डर्स ऑफ योर सिटी एंड यू कैन सेल देयर प्रॉपर्टी। सो न्यू प्रोजेक्ट्स एक और ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कमर्शियल्स, तो आप सिर्फ कमर्शियल स्पेसेस में डील करते हैं, उनकी आप रीसेल करते हैं, उन्हीं की आप जो है रेंटल्स करते हैं। कमर्शियल स्पेसेस, जैसे कमर्शियल स्पेसेस के अंदर वेयर हाउसेज भी आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल लैंड्स भी आ जाती हैं। तो अगर आप उन सब तरह से डील करते हैं तो आप एक कमर्शियल ब्रोकर होते हैं या कमर्शियल स्पेसेस में डील करने वाले कंसल्टेंट होते हैं। लैंड में आप डील कर सकते हैं। ये सब नीश है। आपको जब आप कुछ टाइम काम करेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि आपको किस नीश में काम करना है या किस तरह के लोग आपके पास ज्यादातर आते हैं या किस तरह की प्रॉपर्टीज आपके पास सबसे ज्यादा आती है बिकने के लिए या खरीदने के लिए। सो लैंड एक चीज हो जाती है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो जाती है, रेंटल्स हो जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। वेयर हाउसिंग इज ऑल्सो अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड इन रियल एस्टेट। आजकल इंडिया में वेयर हाउसिंग बहुत ज्यादा पिकअप कर रहा है बिकॉज ऑफ दी ऑनलाइन डिलीवरीज। जो होम डिलीवरीज अब हो रही हैं, उस कारण से वेयर हाउसेज की डिमांड अक्रॉस दी कंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
जिसके ब्रोकर्स बहुत कम है, जिसमें बहुत कम लोग काम करते हैं अभी भी, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू फील्ड. सो अगर आप चूज करते हैं तो यू कैन सिलेक्ट वेयर हाउसिंग एज योर नीश ऑल्सो. अगर आप वेयर हाउसिंग सिलेक्ट करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी सिटी के वेयर हाउसिंग के जो ब्रोकर्स हैं या वेयर हाउसिंग के जो ओनर्स हैं उनसे मिलना होगा. उस एरिया में आपको ज्यादातर अपने रिसर्च करना होगी कि वहां पे किस तरह की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं और किस तरह की प्रॉपर्टीज आप बेच सकते हैं. तो वो एक और फील्ड होती है. सो अप टिल नाउ अभी किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. एक्सक्यूज मी या सर, ये वेयर हाउसिंग का जो आप कह रहे थे, तो उसमें कैसे वेयर हाउसेस जैसे बड़े स्टोरेज प्लेसेस होती है, सो उसमें जैसे कंपनी वाइज उन लोग रेंट पे स्पेस देते होंगे, तो वो पर डे होता होगा ना? नहीं, वो भी लॉक इन पीरियड्स होते हैं. इनफैक्ट वेयर हाउसिंग में जो भी बड़ी कंपनीज वेयर हाउसिंग रेंटल्स लेती हैं, वो लोग लंबा टाइम का लॉक इन करती हैं. दे डू एटलीस्ट लॉक इन ऑफ 3 years और 9 years, बिकॉज दे डोंट वांट टू शिफ्ट अगेन एंड अगेन. उनका एक बार उन्होंने वेयर हाउस किसी भी एक लोकेशन पे सेट किया है, सो दे वुड वांट टू कंटिन्यू दैट प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे वुड हाँ. ऑलवेज एक्सपांड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी कंपनी से किसी कंपनी के लॉजिस्टिक मैनेजर से अगर अच्छी दोस्ती है, या अगर आपके उनसे अच्छे रिलेशन है, या अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, सो वर्क फॉर देम. ये बहुत इजी तरीका है. आप किसी भी, या फिर लिंक्डइन आजकल बहुत अच्छा तरीका है. गो ऑन लिंक्डइन, सर्च फॉर पीपल हु आर इनटू लॉजिस्टिक्स, हु आर इनटू वेयर हाउसिंग ऑफ दीज कंपनीज. लाइक जियो मार्ट अभी लॉन्च हो रहा है. दे आर लुकिंग फॉर ह्यूज स्पेसेस. ये सब मैं आपको इनसाइट बता रहा हूँ हमारे बिजनेस की, जो अभी हम देख रहे हैं. सो इफ यू हाँ. हैव कॉन्टैक्ट इन जियो मार्ट, इफ यू हैव एनी कॉन्टैक्ट इन डी मार्ट, if you have any contact in Amazon, if you have any contact in these kind of different companies जो कि वेयर हाउसेज ढूंढ रहे हैं, they are expanding like anything guys. राइट. तो उसमें आपको ब्रोकरेज भी बहुत अच्छी मिलेगी एंड बहुत जल्दी डील मेच्योर होती है, बिकॉज दे आर जेन्युइन बायर्स. एंड वो बहुत ज्यादा वास्तु पे ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा वो लोग दिमाग नहीं लगाते कि उनको सिर्फ चॉइस नहीं लोकेशन अच्छी चाहिए और उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए. दे ऑलरेडी हैव अ सेट रिक्वायरमेंट. दे विल गिव यू देयर रिक्वायरमेंट कि हमको इस सिटी में, इस लोकेशन में इतनी जगह चाहिए. ओके. सो या वेयर हाउस का एक अप्रोक्सीमेट सर, एक अंदाजन, लाइक अगर सिटी से बहुत दूर नहीं है, बहुत अंदर नहीं है, जैसे पेरीफेरी में मोस्टली वेयर हाउसेस है, तो इनका रेंट कितना होना चाहिए एक अप्रोक्सीमेट, जैसे इंदौर में अगर अपन सोचते हैं तो? जैसे इंदौर में वेयर हाउसिंग का रेंटल कहीं भी 8 रुपीज स्क्वायर फीट टू 14-15 रुपीज स्क्वायर फीट तक के हैं. 8 to 14, 15. ओके. या 8 रुपीज स्क्वायर फीट टू 14 रुपीज स्क्वायर फीट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख स्क्वायर फीट का किसी को रेंटल करवाया, तो उसका पर मंथ रेंट होगा 80,000 रुपये, अगर 8 रुपए से आप कैलकुलेट करते हैं. राइट. ओके. और उसमें ब्रोकरेज परसेंटेज वैसे ही 2-3% पे ही होता है, या कुछ और डिफरेंट होता है उसका? 3% ब्रोकरेज रहता है, या 3 months का ब्रोकरेज रहता है. मोस्टली इस तरह के रेंटल्स मंथली चलते हैं कि ओके. आपका 3 मंथ का रेंटल हुआ है, आपने जी. 3 महीने के, आपने 3 साल का लिया है, तो मोस्टली 3 महीने का रेंटल आपको मिलता है. हाँ. आपने 9 साल के लिए लिया है, तो हो सकता है कि 3 महीने से ज्यादा रेंटल भी आपको मिले. जी. या थैंक यू सर. एंड सर रीसेल वैल्यू, रीसेल बायर्स जो होते हैं सर, उनके साथ भी हम फॉर्म फिल कर कर एज एन एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे देखिए, बाद में फ्रॉड के चांसेस ना हो. यस, रियल एस्टेट में फ्रॉड चांसेस होते हैं कई बार. आपको स्किप करके जो लैंड ओनर है या फिर जो बायर है, वो कोशिश करते हैं डायरेक्ट डील करने की. बट इन दैट केस, यू कैन ऑलवेज आस्क योर बायर और सेलर टू फिल अ फॉर्म with you. We generally do that. All the big companies in the country do that. आप एक फॉर्म बना सकते हैं, उनसे सारी चीजें, आप कोई भी डील करते हैं किसी से भी, तो आप एक फॉर्म भरवा सकते हैं, एक लेटर आप ले सकते हैं that they have appointed you as a consultant to provide them this kind of space, and if you fulfill their needs, so आप उनको इतना इतना consultancy fees देंगे. ओके सर. So that is not a problem. And believe me, brother, initial stage में don't worry about all these things. Just work hard. आप
अपने लिंक्स को एक्सप्लोर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप अप्रोच कीजिए, अपने आप तक बिजनेस चल के आएगा। एंड जो जेन्युइन लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग ब्रोकरेज देते हैं बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ अ कंसल्टेंट, ऑफ अ ब्रोकर, हाउ हार्ड हैव यू वर्क फॉर देम, एंड वो लोग आपको पे करते हैं। यस सर। एंड एनी अदर क्वेश्चंस अप टिल नाउ, किसी के भी और क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। अभी तक सबको क्लियर है जो मैं बता रहा हूँ? हेलो सर। हेलो। या टेल मी अनमोल, टेल मी। या सर, जैसे कि मैं एक छोटी जगह से हूँ, तो यहाँ पर जो है कि ब्रोकरेज रेंटल नहीं चलता है, मतलब डायरेक्ट जो भी डील होती है वो बायर व सेलर के बीच में हो जाती है राइट। रेंटल की। तो उस जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ अगर मुझे इस फील्ड में एंटर करना है? अगर आपको रेंटल में, अगर आपकी सिटी में स्कोप कम दिखता है या नहीं दिखता है, तो आपकी सिटी में रीसेल में जरूर स्कोप होगा। जी। आपकी सिटी में रीसेल में मुझे नहीं लगता कि लोग आपस में डील कर लेते होंगे, बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी। आपके पास जो डेटाबेस होगा प्रॉपर्टी का खरीदने और बेचने का, वो हर इंसान के पास नहीं हो सकता। वो डेटाबेस कैसे आपके पास आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले यही चीज है कि आपको अपना नीश ढूंढना है। जैसे आपने बताया आपकी सिटी में रेंटल्स की डिमांड कम है, सो गेट इनटू रीसेल ऑफ प्रॉपर्टीज। एग्रीकल्चर लैंड की रीसेल में आप चले जाइए, आप ऑफिस की रीसेल में चले जाइए, आप घर की रीसेल में चले जाइए, आप फ्लैट की रीसेल में चले जाइए। इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास में आज की तारीख में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को ही एक्सप्लोर करेंगे, अगर आपके पास 1000 कॉन्टैक्ट है, अगर आपके मोबाइल में 1000 नंबर भी स्टोर्ड है, तो शायद उसमें से कम 50 लोग प्रॉपर्टी ओन करते होंगे, जिनको या तो प्रॉपर्टी खरीदना है या प्रॉपर्टी बेचना है। तो सर मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया हूँ, तो वो जो लोग हैं वो जो एक्सपीरियंस ब्रोकर है उन्हीं से डील करते हैं। हम्म, जरूरी तो नहीं है। यही मैं मिथ मिथ जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि लोग ये सोचते हैं कि वो लोग चाहते हैं एक्सपीरियंस्ड ब्रोकर से डील करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक्सपीरियंस ब्रोकर ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की थी अनमोल। लाइफ में हर चीज पहली बार होती है। उसी तरह से अगर आपने बिजनेस अभी से शुरू किया है तो आपका भी पहली बार होगा। बट अगर इफ यू ट्राई अगेन एंड अगेन, यू विल गेट दैट नॉलेज एंड आपको वो चीज मिलेगी। देखो दोस्तों, मैं ये चीज बताऊंगा कि अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में आना चाहते हैं, एटलीस्ट कम विथ 1 year मिनिमम एंड 2 years to 3 years ऑफ मार्जिन। आप 1 से 2 साल अपने हाथ में रख के आइए कि 1 से 2 साल आपको लगेंगे इस बिजनेस में सेटल। आपको समझना होगा, इस बिजनेस को समझने के लिए आपको कम से कम 1 साल लगेगा, अपने पैर जमाने के लिए टाइम लगेगा, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अब तो हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं, जिससे आप बहुत जल्दी अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और इस बिजनेस में जा सकते हैं। अभी क्योंकि लॉकडाउन हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स छोड़ दी या उनकी जॉब्स नहीं रही, सो बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं टू गेट इनटू दिस बिजनेस। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस बिजनेस में आपको आने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई नॉलेज नहीं चाहिए, आप इस बिजनेस में आ सकते हैं। सबके लिए ये बाहें खोलकर रियल एस्टेट बैठा है कि आप लोग आइए और इस बिजनेस में जुड़ जाइए, मिल जाइए। सर, हाउ टू इम्प्रूव आवर लैंड मैथमेटिक्स नॉलेज? इसके लिए बहुत इजी तरीका है। यू हैव मेनी यूट्यूब वीडियोस। आप यूट्यूब पे जाइए, आप देखिए उस पर बेसिक नॉलेज ऑफ रियल एस्टेट, बेसिक नॉलेज ऑफ लैंड, बेसिक नॉलेज ऑफ स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर इंच, ये सब चीज़ों के बारे में उसमें मिलेगा। अदरवाइज हम जो आगे के और सेशंस करेंगे उसके अंदर हम ये सब चीज़ें आपको और डिटेल में बताएंगे, तो उससे आपको और नॉलेज मिलेगी। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया अभी तक रियल एस्टेट में कौन कौन सी फील्ड होती है जिसमें आप जा सकते हैं, किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, किस तरह से आप अपनी नीश सिलेक्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं रियल एस्टेट में आने के बाद। सबसे पहला मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये होता है कि उनको लगता है कि रियल एस्टेट में हम जैसे ही आए हैं हमारा काम चालू हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यू हैव टू गिव सम टाइम टू योरसेल्फ टू दिस बिजनेस।
आपको समझना होगा इस बिजनेस को। ये फास्ट है लेकिन जादू नहीं है। आपको 6 महीने आपको ये सोचकर बैठना होगा कि 6 महीने तक भी मेरी कोई डील क्लोज नहीं होंगी तो भी मैं बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा। लोग बहुत जल्दी करते हैं इस बिजनेस को छोड़ने में। आप आते हो अंदर बहुत तेजी से, बहुत एनर्जी के साथ में, लेकिन अगर आपको 6 महीने तक सक्सेस नहीं मिलती आप छोड़ देते हो। आपको लगता है रियल एस्टेट इज नॉट फॉर यू, रियल एस्टेट इज नॉट मेड फॉर यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप अपनी लाइफ टाइम के लिए कोई बिजनेस को चूज करना चाह रहे हो, जिस फील्ड में आए हो आप, एटलीस्ट गिव 6 months टू योर सेल्फ, टू योर बिजनेस। 6 महीने तक आप चीजों को समझो, लोगों से मिलो, लोगों को प्रॉपर्टीज दिखाओ, लोगों को अलग अलग जगह जाके अपने रिलेशंस बिल्ड करो। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो ये टूटना चाहिए। दूसरा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि जब तक हमें कुछ भी नॉलेज नहीं होगी रियल एस्टेट के बारे में, तब तक हम रियल एस्टेट बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रियल एस्टेट बिजनेस कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरह शुरू कर सकते हैं। एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहूंगा, बी कंसिस्टेंट। अगर आपने इस फील्ड को चुना है, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, अगर आपने इस फील्ड को चुना है और अगर आप इस फील्ड के अंदर बने रहे तो आपको मिनिमम 5 से 10 साल के अंदर करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आपने जी जान लगा के इस फील्ड में मेहनत करी, तो आप खुद अकेले इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। फिर आप इसकी टीम बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंसल्टेंट है, आप अकेले कंसल्टेंट बनकर शुरू कर सकते हैं। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, आप अपने अंडर में 2-3 स्टाफ रख सकते हैं जो कि आपके लिए काम करेंगे, एंड धीरे धीरे आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। और इसका बहुत इजी रोड मैप है जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक सक्सेसफुल कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर सकते हैं, या अपने आप को एज ए कंसल्टेंट लॉन्च कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया होगा कि ठीक है भाई, मैं रियल एस्टेट में आना चाहता हूं, बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूं, इसीलिए आप इस वेबिनार में आए हैं। अब आपने जान लिया कि कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब आपके पास में नॉलेज है थोड़ी बहुत रियल एस्टेट के बारे में, क्या आपको कमाई होगी उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी फेयर आइडिया आपको आ गया है। तो आप सोचेंगे कि अब मैं कंसल्टेंट कैसे बनूं, मैं रियल एस्टेट का कंसल्टेंट कैसे बनूं। उसके बहुत इजी स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा। सबसे पहले आपको अपना एक डिजिटल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है। सबसे पहले तो फेसबुक पे जाइएगा, आपके वर्किंग में आप लिख दीजिएगा रियल एस्टेट कंसल्टेंट, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और फैमिली है फेसबुक के ऊपर, उनको पता पड़े कि आप किस बिजनेस के अंदर हैं या आप किस बिजनेस में काम कर रहे हैं। इस तरह से कोई कुछ बोलना चाहते हैं? इसी तरह से आपकी जितनी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है उन पर जाकर आप अपडेट करें कि यू आर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, यू हैव स्टार्टेड अ रियल एस्टेट बिजनेस कंपनी। आप एक कंपनी का नाम रख दीजिए जिसको रजिस्टर इनिशियली करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक नाम रख सकते हैं। अगर आपका नाम है XYZ तो आप XYZ कंसल्टेंट्स एक फर्म बना सकते हैं या नाम रख सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं। एक फेसबुक पेज बनाइए, व्हाट्सएप पे बिजनेस प्रोफाइल बनाइए, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, और इनके बाद आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है व्हाट्सएप के ऊपर। ये सबसे जरूरी है दोस्तों, ये ध्यान से सुनिए। यहीं से आपको शुरू करना है अपनी जर्नी एक कंसल्टेंट होने की। आप अपनी व्हाट्सएप के ऊपर जाइए, अपने मोबाइल उठाइए, आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए जिसके अंदर अगर आपके यहाँ आपके मोबाइल में 500 कॉन्टैक्ट सेव्ड हैं, अगर 1000 कॉन्टैक्ट सेव्ड हैं, तो आप उन 1000 लोगों की, जिनमें आपको एज ग्रुप हो सकता है 22 ईयर्स टू 50, 60, 70 ईयर्स, उनकी आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए। उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट को बनाकर आप अपना एक फ्लायर बनाइए या एक छोटा सा मैसेज बनाइए। एक मैसेज बनाइए जिसमें आप अपनी डिटेल लिखिए,
आप कौन हैं, आप किस सिटी में हैं और आप किस तरह की प्रॉपर्टीज में डील करते हैं। आप उसमें ये लिख सकते हैं कि अगर आपकी कोई भी जरूरत है आपकी प्रॉपर्टी को रेंटल चढ़ाने के लिए या आपको कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचना है या खरीदना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की आप चीजें डाल सकते हैं अपनी डिजिटल प्रोफाइल के अंदर। जैसे ही आप वो मैसेज बनाकर शूट करेंगे उन 1000 लोगों को या 500 लोगों को, गाइस आई एम बेटिंग ऑन इट, यू विल गेट एटलीस्ट 500 लोगों को भी करेंगे तो 5 लोगों के आपको रिप्लाई आएंगे, 10 लोगों के रिप्लाई आएंगे, 20 लोगों के रिप्लाई आएंगे। आपको उनसे बात करनी है फोन पे, आपके वो क्योंकि आपकी व्हाट्सएप लिस्ट में तो शायद आपको वो जानते हैं, वो आप उनको जानते हैं। आप उनसे बात कीजिए फोन करके कि सर आपकी क्या प्रॉपर्टी है, भाई आपकी क्या प्रॉपर्टी है, आप खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। दैट इज द प्लेस वेयर यू स्टार्ट योर बिजनेस। जैसे ही आपको पता पड़ा कि आपके ये जो फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड है जिनका नाम है राहुल, राहुल को प्रॉपर्टी खरीदना है, राहुल से आप पूछेंगे भाई राहुल आपको किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदना है। हर इंसान के माइंडसेट होता है कि उसको किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदना है, उसका क्या बजट है और वो किस लोकेशन में अपनी प्रॉपर्टी चाहता है। बस आपका काम चालू। अब आपको राहुल के लिए प्रॉपर्टी ढूंढना है। आपको सुबह शाम रात राहुल को किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए उसको वो प्रॉपर्टी दिलाकर आपको चैन की नींद सो पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, आप जाइए, अब आपके पास लीड आ गई है। ये लीड जनरेशन का सबसे बेसिक तरीका है जो मैंने आपको बताया है, और यही वो मैजिक स्टाइल है जिससे रियल एस्टेट बिजनेस किक स्टार्ट हो सकता है। रियल एस्टेट बिजनेस आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली से सबसे इजीली किक स्टार्ट हो सकता है। सबसे इजीली आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कांटेक्ट कीजिए और आप अपने बिजनेस को किक स्टार्ट कीजिए। आप राहुल के लिए प्रॉपर्टी ढूंढिए, आप उस लोकेलिटी के ब्रोकर्स को मिलिए। आप उस लोकेलिटी में जब घूमेंगे तो आपको कई सारे ब्रोकर्स के बोर्ड्स दिखेंगे, उनके ऑफिसेज दिखेंगे। आप उन नंबर्स पे फोन लगाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। उस केस में क्या होगा, आप उस राहुल जो आपको ब्रोकरेज देंगे या प्रॉपर्टी सेलर जो आपको ब्रोकरेज देगा, वो ब्रोकरेज आप 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बट दैट इज वेरी वेरी फाइन। यू नो, आपके पास बायर है, आप उस ब्रोकर के पास जाएंगे, वो आपको सेलर बताएगा। आप सिलेक्ट कीजिए, 1 वीक आप पूरा निकालिए, 1 वीक तक आप राहुल के लिए प्रॉपर्टीज ढूंढिए, उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रॉपर्टी ढूंढिए। 4-5 प्रॉपर्टीज आप शॉर्टलिस्ट कीजिए उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। राहुल को फोन कीजिए, राहुल मैंने आपके लिए प्रॉपर्टी ढूंढी है, whenever you get time let me know, we'll go and visit those properties। आप राहुल के साथ उन प्रॉपर्टीज के पर जाइए, राहुल से आप एक फॉर्म साइन कराइए कि आई एम सर्चिंग प्रॉपर्टी फॉर यू, और नहीं भी करता है वो फॉर्म साइन तो इट्स ऑल ओके, ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज योर फ्रेंड और फैमिली, ट्रस्ट हिम। फॉर्म साइन कराने पे बहुत ज्यादा आप जोर मत दीजिएगा, कई बार लोग बुरा मान जाते हैं या बिदक जाते हैं फॉर्म साइन कराने का उनको बोलते हैं। दैट्स ओके, वी आर जस्ट स्टार्टिंग इनटू दिस बिजनेस, बी कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट पीपल। तो आप जाइए, राहुल को प्रॉपर्टीज दिखाइए, हो सकता है कि वो पहले ही हफ्ते में या पहले ही महीने में आपकी प्रॉपर्टी क्लिक हो जाए। और आप जिस जॉब में हैं, आई कैन गारंटी कि उस जॉब से ज्यादा आपको पैसे रियल एस्टेट की एक डील आपको दिला सकती है। अगर आप 50 लाख रुपए का एक फ्लैट बेच देते हैं, विच इज वेरी नॉमिनल इन अ 2-tier सिटी और अ 3-tier सिटी, तो आपको 1.5 लाख रुपए ब्रोकरेज मिलती है। 1.5 लाख रुपए महीना। मैं बोलता हूं महीने में सिर्फ एक डील क्रैक कीजिए आप, या एक ही डील क्रैक होगी आपकी। और अगर आप छोटी से छोटी भी डील क्रैक करते हैं, अगर आप 15 लाख रुपए का एक मकान या फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसकी 3% भी ब्रोकरेज आपको मिलती है, तो इट इज 45,000 गाइस, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। रियल एस्टेट में कोई भी बात छोटी नहीं होती है। जब रियल एस्टेट की बात आप करते हैं तो आप लाखों से ही शुरू करते हैं, हजारों में कोई रियल एस्टेट नहीं मिलता है इस दुनिया में। और जब आप लाखों की बात करते हैं तो ब्रोकरेज भी वैसी ही बनती है, चाहे आप सेल करो चाहे आप रेंटल चलाओ। तो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा तरीका, बहुत शॉर्ट सा तरीका बताया हमारे पहले वेबिनार में कि आप किस तरह से रियल एस्टेट बिजनेस को किक स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मदद कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी खरीदने में या बेचने में। So guys, kickstart your business, make a profile,
कॉल योरसेल्फ एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट। और मेरे ख्याल में आज इस वेबिनार के बाद आपको इतनी नॉलेज है कि आपको किस तरह से अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह प्रोजेक्ट करना है। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वेबिनार फॉर ऑल ऑफ यू, जिसमें हम लोगों ने कुछ डिटेल्स डिस्कस करी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो प्लीज शूट। सर कैन यू हियर मी? या निष्ठा, टेल मी। सर ये कंसल्टेंट्स की तरह आपने कहा है कि मतलब वो हमें अप्रोच करे, तो कंसल्टेंट और ब्रोकर में क्या फर्क रह गया फिर? एक ही है, कंसल्टेंट एंड ब्रोकर एक ही है। कंसल्टेंट और ब्रोकर में कोई अंतर नहीं। कंसल्टेंट इज अ अप मार्केट नेम, इट्स अ गुड नेम, इट्स साउंड्स गुड। ओके या सर, वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क कि मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लाइंट आया, आप यहाँ पे काफ़ी साल से एस्टैब्लिश्ड है, मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं आपके पास आती हूँ, आपके पास तो काफ़ी पहचान रहेगी कि ये अच्छा यहाँ पे है, तो उसमें मतलब जो ब्रोकरेज रहेगा वो आप में और मुझ में डिवाइड इक्वली होने के लिए मुझे क्या कंडीशंस रखनी होगी? क्योंकि वो बोलेगा आप तो फ्रेशर है मैडम, तो उसे मैं कैसे कन्विंस करूँ? आप जब उसके पास जाएंगे, जब प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बात कर सकते हैं। आप पहले ही उनसे बोल दीजिएगा कि भाई जो भी हम डील कर रहे हैं उसमें इतना % ब्रोकरेज हम रखेंगे। इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है गाइस, इसका कोई रिटर्न रूल नहीं है कि आपको क्या ब्रोकरेज मिलेगी या आप क्या ब्रोकरेज डिवाइड करेंगे आपस में। एंड फॉर अ स्टार्ट, इफ ही गिव्स यू 25% ब्रोकरेज और 30% ब्रोकरेज और 40%, इट इज नॉट बैड। पहली कोशिश सिर्फ इतनी कीजिए कि क्रैक अ डील। मतलब कोई भी एक डील क्रैक करने की कोशिश कीजिए आप। आपका पहला टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि आई वांट टू क्रैक अ डील, चाहे वो ब्रोकरेज की हो, चाहे रीसेल की हो, चाहे वो आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, चाहे कुछ भी हो। एनी मोर क्वेश्चन? सर ये जो रेंटल प्रॉपर्टी जो, हेलो कैन यू हियर मी? या टेल मी। सर रेंटल प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट होता है, तो एक होता है एग्रीमेंट में कि नोटरी पे जो स्टैम्प पेपर पे करते हैं, और एक होता है कुछ रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट। यस, सो रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट और नोटरी का तो कोई चार्जेस इतना होता नहीं है, बट रजिस्टर्ड जो रेंटल एग्रीमेंट्स रहते हैं ये काफी कॉस्टली होते हैं। तो इज इट नेसेसरी कि रजिस्टर किया जाए रेंटल एग्रीमेंट्स को? मोस्टली क्या होता है कि जब आप किसी बड़ी कंपनी से डील करते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आप डील करते हैं, सो इट इज ऑलवेज एडवाइस टू गो फॉर अ रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट। मैं इसमें दोनों में अंतर आप सभी जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनको भी बताता हूँ। जो सर कहना चाहते हैं वो ये है कि एक होता है अगर आप किसी को फ्लैट रेंटल दिलाते हैं और वो सिर्फ एक 500 रुपए के स्टैम्प पर लिख लेते हैं अपनी शर्तों को कि हम कितने महीने के लिए रेंट पर ले रहे हैं, क्या रेंट पर ले रहे हैं, नॉमिनल सी जो शर्तें हैं वो आ जाती हैं। तो ये जो रेंटल एग्रीमेंट होता है, इसके बेसिस पर आप अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ कोर्ट जो है वहां पर आपका ये रेंटल एग्रीमेंट बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होता है। एंड जब आप उसको रजिस्टर्ड करा देते हैं, जब आप उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भर के, गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी देकर उसको रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करने कर आप आगे बढ़ते हैं, सो दैट इज that stands legal in front of the government and in front of the court of law. So I would always suggest that आप जब ये रेंटल एग्रीमेंट्स करें, थोड़ी सी स्टैम्प ड्यूटी शुरुआत में ज्यादा लगेगी आपको, बट गो फॉर अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, ताकि आपकी फ्यूचर की टेंशन खत्म हो जाती है। तो छोटे क्लाइंट के साथ भी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स करना चाहिए? जी, वही मैं बता रहा हूँ। कई क्लाइंट्स होते हैं जो खर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप एक एज ए कंसल्टेंट, आपका ये फर्ज होता है आपको उसे सही गाइड करना। आपको उसे गाइड करना है कि भाई गो फॉर अ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। अगर वो नहीं खर्च करना चाहता है सो गो फॉर 500 और 1000 रुपीज स्टैम्प एग्रीमेंट ऑल्सो। बहुत सारे रेंटल ऐसे ही चल रहे हैं जो 500 या 1000 रुपीज स्टैम्प पर चल रहे हैं। बट आप जब भी किसी भी बड़ी कंपनी से डील करने जाएंगे या लॉन्ग टर्म लीज के लिए आप एग्रीमेंट करने जाएंगे,
सो वो डिमांड करेंगे आपसे कि उनको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट चाहिए। या फिर आप अगर किसी बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, मतलब अगर आप, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको रेंटल एग्रीमेंट दिखाना होते हैं, तो उसके अंदर बैंक्स डिमांड करती है रजिस्टर्ड रेंटल एग्रीमेंट्स के लिए। तो खर्चा कौन देता है सर, जो रेंट लेगा या जो ओनर रहता है वो? जो रेंट देगा। रेंट, अच्छा, जो ले रहा है रेंट पे उसको, हाँ। यस, जनरली वही खर्चा करती है। ओके, थैंक यू। सर किसी बिल्डर से अगर अपन टाई अप करते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेल करने में, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही सही रहेगा? हाँ, बिल्डर से आप टाई अप करते हैं, बिल्डर से कई अलग अलग तरह के टाई अप्स होते हैं। बिल्डर्स आजकल टाई अप करते हैं प्रोजेक्ट मार्केटिंग को लेकर। फॉर एग्जांपल मेरी टाउनशिप है, मेरे पास में 1000 फ्लैट है, मैं पर्टिकुलरली एक कंपनी को सर्च करूंगा जो रियल एस्टेट में अच्छा काम करती है, एंड उसको पूरी मेरी कंपनी की, मेरे प्रोजेक्ट की मार्केटिंग दे देता हूँ। और अगर आप एक ओपन मार्केट में ब्रोकरेज करते हैं, या आप ओपन मार्केट में काम करते हैं, सो यू जस्ट हैव टू गो एंड मीट द बिल्डर। आप उससे मिलिए, आप उसको बताइए कि आई वांट टू वर्क फॉर योर प्रोजेक्ट, मैं आपके प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ, मैं आपकी प्रॉपर्टी मार्केट करना चाहता हूँ और बेचना चाहता हूँ। तो उसके साथ एक आप फॉर्म भर सकते हैं जिसको आपको ऑथराइज कर सकता है नॉर्मल फॉर्म से कि हाँ पर्टिकुलर मैंने प्रखर को ऑथराइज किया है कि वो मेरी प्रॉपर्टी पर आ सकता है, किसी भी कस्टमर को लेकर आ सकता है, वो प्रॉपर्टी दिखा सकता है और बेच सकता है। और अगर वो कोई भी प्रॉपर्टी बेचता है तो मैं उसको पर्टिकुलरली इतनी ब्रोकरेज दूंगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव। सर अगर एक डील हो जाती है, उसके बाद बायर और सेलर में से कोई भी एक अगर मना कर देता है मुझे डील नहीं करना है, तो उसके बाद हमारा ब्रोकरेज होता है या नहीं? जनरली नहीं होता है, क्योंकि डील ही मटेरियलाइज नहीं हुई है। ऐसा कई बार होता है, डील होने के बाद, टोकन देने के बाद भी कई बायर्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, वो डील कैंसिल कर देते हैं। तो सर जो टोकन का जो मनी होता है वो बायर और सेलर के बीच में मतलब होता है बस? उनको रिवाइज कर लेना, तो सर खराब खराब नहीं हो जाए वो। गाइस अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो प्लीज माइक म्यूट कर लो उस टाइम अपना। बुआ की शादी के वो फोटो है, आप उनको कर सकते हैं। हाँ, तो जनरली क्या होता है कि आपका क्वेश्चन क्या था? जी, वो अगर टोकन मनी दे दिया है तो वो रिफंड होता है या नहीं? अगेन डिपेंड्स ऑन बायर और सेलर। डिपेंड्स ऑन द बिल्डर। रेरा ये कहता है, रेरा आपको अगर आप अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, ऑल्सो गेट नॉलेज ऑफ रेरा। रेरा इज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा RERA, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट नाउ। तो रेरा ये कहता है कि अगर आपने किसी बिल्डर से डील किया है एंड उसको आपने टोकन दिया है, तो बिल्डर के पास राइट है, अगर और आप डील कैंसिल करते हैं तो बिल्डर के पास राइट है कि वो आपका टोकन फॉरफिट कर सकता है। बट मोस्टली बिल्डर्स, जैसे हमारी कंपनी है, सो वी डोंट डू दैट। इट इज ऑल अबाउट योर गुडविल इन योर मार्केट। टोकन इज नॉट अ थिंग विच वी आर वर्किंग फॉर। बिल्डर्स टोकन के लिए काम नहीं करते हैं, हम प्रॉपर्टी बेचने के लिए काम करते हैं। हम 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेचते हैं, उसका 1 लाख रुपए हमको टोकन मिलता है। कोई भी बायर जेन्युइन रीजन के कारण कैंसिल करता है अगर प्रॉपर्टी, सो वी रिफंड देयर मनी, एंड विच इज अ गुड प्रैक्टिस। It is not legal binding, but it is a good practice that if the buyer is genuine and he has a financial issue or some other genuine issue, so the token must be refunded to the buyer. सर रजिस्ट्री, लीज एग्रीमेंट एंड जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, जब रजिस्ट्री के टाइम पर होते हैं, जो एग्रीमेंट साइन होते हैं, उन सब की नॉलेज के लिए सर क्या करना पड़ेगा? या किसी रियल एस्टेट फर्म में काम करना चाहिए, या फिर खुद से अगर नॉलेज गेन करना है उसका? See, again, आप अगर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं एज ए कंसल्टेंट और अ ब्रोकर, तो फिर आप खुद ही ये नॉलेज गेन कीजिए। जो आप काम करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने आपको अपने आप को देना है, वो 6 महीने इसीलिए आपको अपने आप को देना है।
इसका बहुत इजी तरीका ये भी है कि अगर आपके लिंक में, अगर आपकी जान पहचान में, आपके फ्रेंड फैमिली में कोई ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि कुछ टाइम के लिए वो अपने साथ आपको काम करने की इजाजत दे, आपके साथ उसको सीखने के लिए हेल्प करे, जिससे आप उसकी टर्म्स को आप पता कर सकें, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है, किस तरह की चीज़ों को यूज कर रहा है, किस तरह के एग्रीमेंट्स यूज कर रहा है। और इसकी नॉलेज और इन डेप्थ नॉलेज के लिए आप रेरा की वेबसाइट पे चले जाइए। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, आप उस स्टेट की रेरा की वेबसाइट पे जाइए। आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स देखना है, पढ़ना है, समझना है, तो रेरा की वेबसाइट पे हर प्रोजेक्ट के नाम से लिस्ट बनी रहती है। उस आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जो जो उस टाइम पर मतलब रिक्वायर्ड रहते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स सब आपको मिल जाएंगे ओके सर। रेरा की सर वेबसाइट। सर रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करने के टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के टैक्स बेनिफिट्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस लगते भी हैं और आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते भी हैं। इसके लिए हम एक और सेशन लेंगे, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए आपको मुझे और टाइम देना होगा, क्योंकि अभी हम टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, हम ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर चुके हैं। बट हाँ, रियल एस्टेट खरीदने में आपको इंटरेस्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि बैंक से भी मिलते हैं आपको। जो आपकी टैक्स आप भरते हैं उसके अंदर आपको इंटरेस्ट की छूट मिलती है। अगर आप फीमेल हैं तो आपको उसके अलावा और भी छूटें मिलती है। आप अगर रेंटल प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो उसमें भी आपको छूटें मिलती है। बहुत सारे टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं। लास्ट एक या दो क्वेश्चन हम और ले सकते हैं प्लीज। सर जो रजिस्ट्री होती है एक जी। डील के बीच में, जी, तो उसका रजिस्ट्री का जो अमाउंट होता है वो बायर देता है या सेलर? रजिस्ट्री का जो अमाउंट होता है वो हमेशा बायर देता है, सेलर कभी भी स्टैंप ड्यूटी नहीं देता। इट इज ऑलवेज पेड बाय द बायर, क्योंकि बायर को सेफ्टी चाहिए, बायर को सिक्योरिटी चाहिए। उसने जो पैसे सेलर को दिए हैं और जो प्रॉपर्टी वो अपने नाम करना चाहता है वो सिक्योर्ड हो और सेफ हो। एंड एज अ थंब रूल अक्रॉस द कंट्री, बायर ही स्टैंप ड्यूटी पे करता है। सर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं क्या रजिस्ट्री से रिलेटेड? यस, हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं, अलग अलग स्टैंप ड्यूटीज होती हैं, अलग अलग एग्रीमेंट करने की स्टाइल होती है। ये जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी, किसी भी प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करने की स्टैंप ड्यूटी जो लगती है, अब कम होने के बाद, अभी कुछ एक महीने पहले ही महाराष्ट्र ने स्टैंप ड्यूटी कम की है, तो वहां पर स्टैंप ड्यूटी लगती है अब 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी। अगर आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपको 2 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी देना होगा। और वहीं मध्य प्रदेश में आप आएंगे तो मध्य प्रदेश में 10.5% आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ती है, 10.5% आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ती है। अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसकी 10.5 लाख रुपए आपको स्टैंप ड्यूटी देना होगा। सर वो रजिस्ट्री में इंक्लूडेड रहेगा ना फिर वो क्या चीज? स्टैम्प ड्यूटी? हाँ, उतने अमाउंट के स्टैंप लगते हैं। तो स्टैंप क्या होते हैं? स्टैंप एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल पेपर होता है, ये बोल सकते हैं आप, जो कि गवर्नमेंट आपको इशू करती है। वो पैसे लेकर, मतलब आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख रुपए की रजिस्ट्री करानी है, स्टैंप ड्यूटी आपको 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना है। वो पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएंगे और गवर्नमेंट उसकी लाइबिलिटी लेगी फिर। सो नाउ गवर्नमेंट विल इंश्योर दैट ये प्रॉपर्टी लीगली अब आपकी है, कोई उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है। इसीलिए हम स्टैंप ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप माइंड नेस्ट को लिख सकते हैं आपके क्वेश्चंस। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। एंड आज हमने एक बहुत शॉर्ट सेशन लिया है, जिसके हमने आपको बहुत छोटी छोटी जानकारी दी है। एक रियल एस्टेट के बारे में एक छोटा सा आइडिया दिया है। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसके बारे में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं।
एंड सिद्धार्थ आपको और बताएंगे कि आप आगे कैसे हमारे और सेशंस में और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। एंड हमारे आगे के प्रोग्राम्स जो हैं वो हैंड होल्डिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे किस तरह से आप अपना रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किस तरह से आप डिजिटली अपने आप को एज अ कंसल्टेंट बना सकते हैं एंड स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से आपने मुझे सुना और आई एम श्योर आपको इसके थ्रू कुछ ना कुछ नॉलेज रियल एस्टेट के बारे में मिली होगी। Thank you so Thank you much. so much, sir. Thank you so much, Mr. Niket. It was really helpful session. Give me a second. Just a second. Okay. So guys, thank you everyone for joining this session today. Hope everyone can hear me. This was a very valuable session. I personally, for me, I learned a lot. And I'm Siddhant Mehta. I'm actually the founder of Mindnest India. Okay. Thank you so much, guys. Have a nice day. See ya.